Hello friends, Namaskar. Welcome to our very special program, Doctor at Your Door. Today we have with us Dr. Mang Chen. So let's welcome him. So Dr. Mang, welcome to our show. Namaskar. नमस्कार। पेट से रिलेटेड अगर हम बात करें, जो कॉमन डिजीज है हम बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, तो उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा, व्हाट आर गॉल ब्लैडर स्टोन्स एंड हम इसे कैसे जान पाते हैं और किस तरीके से इसका इलाज संभव होता है और क्या कुछ प्रक्रिया होती है? गॉल ब्लैडर स्टोन मतलब कि पित्त की थैली में पत्थरी। जी। ठीक है। ये वो बीमारी है, अगर हम समाज में देखेंगे, अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएं किसी का, तो 30% लोगों में ये बीमारी पाई जाएगी। परंतु हर गॉल ब्लैडर स्टोन को इलाज की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली जो मरीज़ होते हैं उनको क्या होता है, दर्द होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है दर्द। दर्द हमारा कहाँ होता है? पेट के ऊपरी हिस्से में, दाईं साइड में दर्द रहता है, जो भारी खाना खाने के बाद, ज़्यादा तला हुआ खाने के बाद वो ज़्यादा होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। फिर इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास कई पद्धति हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सबसे चीप और बेस्ट इसमें पद्धति है इसको डायग्नोज करने के लिए। अल्ट्रासाउंड से ही आसानी से हमें पता लग जाता है। अब क्योंकि ये समाज में 30% लोगों को पाया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, हर किसी को इसके इलाज की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही लोग जिनको पेट में इसके कारण दर्द हो रहा है, इसके कारण और कई सारे किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो हो रहे हैं, तो उनको इसके इलाज की ज़रूरत है। लेकिन जैसे आपने बोला 30% लोगों के बारे में आपने बताया कि 30% लोगों को होता है, लेकिन आजकल के टाइम में बहुत ही ज्यादा हमें देखने को ये मिल रहा है कि पेट में स्टोन पथरी पथरी हो रही है एंड साइजेस अलग 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 हो अलग। जाते हैं। कई लोगों का इजीली डिसॉल्व हो जाता है एंड कई लोगों का बार बार वो आ जाता है। वो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है उनके लिए। एंड सेकेंडली जानना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि खाना खाने के बाद भारीपन लगना, तो इज देयर नेसेसरी कि खाना खाने के बाद हमेशा भारीपन ही लगे, यही एक इसका सिम्टम है? ये ज़रूरी नहीं कि यही सिम्टम है, कई सारे सिम्टम्स होते हैं, बट ये क्लासिकल सिम्टम है। ओके। इसको हम अपनी भाषा में क्लासिकल वर्ड यूज़ करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बाकी जो आपके सवाल थे कि क्या इसके बार बार आ जाता हाँ है, जी, हाँ जी। तो ये जो पथरी होती है, गॉल ब्लैडर की पथरी, इलाज के बाद दोबारा वापस आने का संभावना काफ़ी कम होता है। अच्छा अच्छा। ऐसा ना के बराबर ही माना जाए। तो जो कहते हैं कि बीज की चीजें खाने पीने की वजह से ये रीजन नहीं, होता मुझे है? लगता है आप शायद किडनी स्टोन्स के बारे में इससे कंफ्यूज कर रहे हैं। जी। बहुत जनता हमेशा स्टोन, कंफ्यूज होते हाँ, हैं बिल्कुल। हमारा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं किडनी स्टोन्स और गॉल ब्लैडर स्टोन्स। किडनी स्टोन डेफिनेटली बार बार आने का संभावना रहता है। ओके। गॉल ब्लैडर स्टोन्स रेयरली, हम इसको ना के बराबर ही मानेंगे, क्योंकि दोनों के इलाज की पद्धति में बहुत फर्क है। ओके ओके, किस तरह का इलाज हम इसमें गॉल ब्लैडर देखते हैं? स्टोन में दोनों ही में ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके। गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं उसमें हम पूरी पित्त की थैली ही निकाल देते हैं। तो अब पित्त की थैली निकालने के बाद दोबारा स्टोन्स होने का चांस रहता ही नहीं है। जबकि किडनी स्टोन्स में हम सिर्फ स्टोन्स को निकालते हैं, तो जो हमारी बॉडी की बेसिक प्रक्रिया है, स्टोन बनने की जो टेंडेंसी है या बॉडी में जो विकार है, वो दोबारा बनने का हमेशा चांस है। आपको लाइफ लॉन्ग प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ताकि किडनी स्टोन ना बने। जैसे पित्त की थैली आपने बात की, गॉल ब्लैडर की थैली की हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, और कंफ्यूजन आपने वर्ड बोला, डेफिनेटली ये मैंने बहुत सारे लोग ऐसे बहुत ज़्यादा हमेशा होता है। कंफ्यूज हो जाते हैं। द थिंग इज कि लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो जाती है, कि क्योंकि लोग बहुत डर में आ जाता है कि पित्त की थैली रिमूव करना पड़ रहा है, तो कहीं हमारी लाइफ में इसका लाइफस्टाइल जो हमारे चलते हैं उसमें कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, तो जानना चाहूंगी। ये भी एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो ऑलमोस्ट हर ओपीडी में मैं अपने हर मरीज को देता हूँ। पित्त की थैली निकालने के बाद हमारी जो पित्त की थैली की नली होती है, जिसे हम सीबीडी कहते हैं, वो फंक्शन इसका करने लगती है। पित्त की थैली का हमारी बॉडी में रोल है, जो हमारे लिवर से बाइल बनता है वो उसमें स्टोर होता है। फिर जब हम खाना खाते हैं, ये बाइल वहाँ से स्टोर बाइल ये पित्त की नली से होता हुआ हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, जिससे खाना पचने में आसानी होती है। तो जब हम ये सर्जरी में गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, उसके बाद जो ये पित्त जो हमारा स्टोर होता है, वो नली में ही, नली यूजुअली बहुत पतली होती है, वो थोड़ी सी डायलेट हो जाती है और पित्त वहीं पर ही स्टोर होने लग जाता है। ओके। तो कुछ दिनों तक हम पेशेंट्स को एहतियातन रखने का बोलते हैं कि थोड़ा सा भारी खाना कम खाएं, फैटी फूड जिसे बोलते हैं, वो भी कुछ दिनों, मतलब हफ्ते से 10 दिन, बहुत छोटा टाइम है। उसके बाद ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं रहती और
जो हमारी लाइफस्टाइल होती है वो नॉर्मल, एब्सोल्यूट नॉर्मल, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत होती है, नहीं आती। क्योंकि बॉडी से कोई पार्ट रिमूव करने का मतलब है डर। समझ रहे और हैं। वही एग्जैक्टली मैं बताया कि ये एक वो सवाल है हमारी ओपीडी में, कोई भी पेशेंट ये ऑपरेशन कराने से पहले ये जी 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 पूछता ही पूछता है। जी 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 बिल्कुल। हमारी बॉडी में एक और चीज का बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है अपेंडिक्स। हम्म। ठीक है, बहुत ही लोगों के अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, लोग यही कहते हैं अपेंडिक्स की दर्द की वजह से उसे सहा नहीं जाता है। एक्चुअली में ये है क्या? अपेंडिक्स भी एक हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, जो कि हमारे से पहले के जानवरों में इसका बहुत यूटिलिटी थी, खाना ओके पचाने में इसका रोल था। ओके। धीरे धीरे एवोल्यूशन में इंसानों में अपेंडिक्स का खाना पचाने में कोई रोल नहीं है, तो अब ये एक रूडिमेंट्री ऑर्गन रह गया है। ओके तो डेफिनेटली उसमें, क्योंकि एक इसमें एक ल्यूमन होता है, उसमें अगर कुछ खाने का पार्टिकल फंस जाता है तो इसमें सूजन आ जाता है, उसके कारण फिर पेट में दर्द होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आपने कहा एनुअल, लेकिन ह्यूमन बीइंग में बहुत होता है ये अपेंडिक्स हाँ, का, ऑपरेशन करना पड़ता है। जब इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, जब ये सूज जाता है, जिसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, ओके। तो इसमें फिर ऑपरेशन करने की ज़रूरत रहती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हाँ, दर्शकों के लिए। देखिए क्या होता है, ये एक बहुत पतला सा अराउंड 5 मिलीमीटर जैसा ट्यूब लाइक ऑर्गन है, जिसका एक छोटा सा मुंह है। अगर हमारे खाने का कोई हिस्सा, कोई अधपचा खाना वहाँ पे जाके फंस जाता है, तो उसका वो मुंह बंद हो जाता है, उसमें फिर सूजन बनने लगती है। सूजन बनने के कारण उसके आसपास जो हमारी पेट की लाइनिंग जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम, उसके सूजन होती है, तो फिर वो पेट में दर्द होना शुरू होता है। तो उसके कारण फिर, क्योंकि वैसे भी इस ऑर्गन का हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में अब कोई रोल नहीं है। अब रोल सूज नहीं है एज इन? एज इन कि ह्यूमंस में रोल नहीं है। एवोल्यूशन के दौरान हमारे से पहले और मैमल्स में, उसमें डेफिनेटली इसका पाचन क्रिया में रोल है, बट ह्यूमंस में इसका कोई रोल नहीं रह गया। इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके। तो बॉडी में ऐसे भी पार्ट्स होते हैं कि जिसका वर्क नहीं होता बट हाँ, स्टिल दे आर, ये मतलब हमारी ये बॉडी में। नॉर्मल कुदरती एवोल्यूशन की प्रक्रिया है ओके। कि जैसे हमारे टीथ हैं, कार्निवोरस एनिमल्स में जो होते हैं, हम टीथ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, हमारे छोटे रह गए हैं। तो दिस इज ए नॉर्मल एवोल्यूशनरी प्रोसेस। अगर वो रह गया है वो रह एंड गया है, बाय मिस्टेक अगर हमारी बॉडी में हम खाना वगैरह जैसे वेस्ट या कुछ भी वो फंस जाता है, तो वो ना चाहते हुए बॉडी में फिर इश्यू भी होता इश्यूज है, क्रिएट उसमें फिर करता है। सूजन आ जाती है। ओके ओके। आगे बढ़ते हैं, टीबी की बात करते हैं। नॉर्मली कहते हैं कि टीबी लंग्स में होता है, क्योंकि खांसी हो रही हो या स्मोकिंग के वजह से ये धीरे धीरे बॉडी में, एक जनरल पब्लिक यही समझती है। लेकिन बहुत ही कम लोग को पता हुआ कि हमारे इंटेस्टाइन में भी टीबी होती है। ठीक है, तो क्या है ये, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, भारत देश में टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि अमूमन हर जगह पाई जाती है। अगर हम इसमें भी हम टेस्ट कराएंगे तो ये वो ऑर्गन है, वो बीमारी है जो कि आपको टेस्ट में मिल जाएगी, बट हर किसी में ये प्रॉब्लम नहीं करती, ओके ना ही हर किसी में सिम्टम होता। ओके तो इंटेस्टीन की जो टीबी होती है, वो होती है या तो गलत खान पान की वजह से, ओके। ये आपने स्वच्छ खाना नहीं खाया, वो खाने में अगर आपके ये टीबी के कीटाणु आ जाएं, वो हमारे इंटेस्टीन के जरिए जाते हैं। परंतु हमारे इंटेस्टीन इतनी कैपेबल है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसके इंटेस्टीन के लिम्फ नोड्स होते हैं, इंटेस्टीन की लाइनिंग में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, प्लस उसके बाहर ये लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पे ही ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। ओके परंतु अगर किसी व्यक्ति में अगर क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, क्योंकि किसी कारण कोई कैंसर है या और कोई बीमारियां हैं, उस स्थिति में बॉडी जब आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाती, तब ये अपना बीमारी की तरह इसको प्रकट करती है। उस स्थिति में ये टीबी होता है, जो कि इंटेस्टाइन की बात करें या पेट में बात करें, टीबी मोस्ट कॉमन होता है। ये जो गांठें होती हैं, जो लिम्फ नोड जिसे हम बोलते हैं, वो बड़ी हो जाती हैं, सूज जाती हैं, और उनमें टीबी पाया जाता है। या फिर जहाँ पे ये गांठें हमारी इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा होती हैं, जो हम इसे टर्मिनल आइलियम बोलते हैं, ओके। वहाँ पे ये प्रेजेंट करता है, प्रकट होता है, जिसके कारण आंत थोड़ी सिकुड़ जाती है, आंतों के जो रास्ता होता है वो सिकुड़ता है, जिसके कारण पेशेंट को पेट में दर्द, पेट में सूजन, उल्टियाँ बार बार होना, इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। ओके ओके। तो जो हम इलाज की बात करते हैं, तो कि जो लंग्स की टीबी की प्रोसेस इलाज का होता है, वही इंटेस्टाइन की भी टीबी के इलाज का प्रोसेस होता है? दवाइयाँ
इंटेस्टाइन के टीबी में भी वही सेम दवाइयाँ हैं, उनका प्रोसेस भी बिल्कुल ही सेम है। इम्पॉर्टेंट बात बस ये रहती है, कभी कभी जैसे बताया कि इंटेस्टाइन में अगर हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं, रास्ता नैरो होने लगता है, तो कभी कभी पेशेंट्स में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारी आंतें सिकुड़ती क्यों है? एक बहुत ही बड़ा सवाल है ये, क्योंकि हमें पता नहीं होता, लेकिन कहते हैं आंत सिकुड़ सिकुड़ रही गई। है हमारी। क्या होता है रीजन इसके पीछे? यही, जब शरीर में बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ टीबी नहीं होता, आंतें सिकुड़ने के कई कारण रहते हैं। जैसे जब भी कोई सूजन होती है पेट में, या फिर इंटेस्टाइन के कैंसर होते हैं, या कई टाइप के और इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें ये एक बॉडी का नॉर्मल हीलिंग मैकेनिज्म है। ओके। बॉडी कोई भी बाहर से कुछ अटैक हुआ है इस टाइप का, इन बीमारी का, वो उसको कंटेन करने की कोशिश करती है। उसमें ये नॉर्मल प्रोसेस है कि वो फाइब्रोसिस जिसे बोलते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया को, टीबी के बैक्टीरिया को कंटेन करा, तो हीलिंग में फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस के कारण जो होता है हमारी आंत, जो कि एक ट्यूब की तरह है, उसका ट्यूब का छेद छोटा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिकुड़न हुई। ओके ओके। तो इसलिए मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें जो टीबी, इंटेस्टाइन की टीबी का वो है प्रॉब्लम होती है। एज ग्रुप भी इसमें मैटर करता है? यूजुअली हमेशा जो भी इस टाइप की बीमारियां होती हैं, वो या तो काफ़ी ओल्ड एज में होती हैं, ओके या फिर क्या कहते हैं, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिसे बोलते हैं, जिनकी ओके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ओके ओके। तो उनको होती है। उनमें ज़्यादा चांस है। होने को किसी भी एज में हो सकती है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी भी में पाई जाती है। ओके। लेकिन अगर आपने जैसे एज फैक्टर की बात की है, आजकल अगर हम देखें तो एज फैक्टर कई बीमारियों में रह नहीं गए हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी ले, छोटी से छोटी छोटी सी, बीमारी ले बिल्कुल ले, सही। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, बट हम अपने बच्चों को लेके रोज भागते हैं हॉस्पिटल। अपने आजकल के टाइम में अगर मैं अंदाजा भी बताऊं, ओल्ड एज जो पर्सन है वो अपनी पर्टिकुलर बीमारियों के साथ घर में है, लेकिन हम छोटे बच्चों को लेके रोज या 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद हम डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। तो यहाँ पर तो एज फैक्टर रहा ही नहीं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, जो ये बच्चों में बीमारियां होती बिकॉज हैं, खाने पीने, पेट की बीमारी कहते हैं ना, हर बॉडी में अमूमन जितनी भी बीमारियां पेट से पेट से शुरू शुरू होती होती हैं। हैं। तो यू आर द बेस्ट वन टू डिस्क्राइब दिस प्लीज। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, एक तो बच्चों में आजकल जो खान पान है, फास्ट फूड का ये जो कल्चर काफ़ी प्रचलित है, उसके कारण डेफिनेटली जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, बॉडी की इम्यूनिटी है, उसमें ऑल्ट्रेशंस आता है। प्लस जो ये काफ़ी बाहर का खाना चलता है, उसके कारण भी जो होता है, उसकी स्वच्छता और उसकी गुणवत्ता का किसी को कुछ नहीं पता। उसके कारण जो पेट के इन्फेक्शंस होते हैं काफ़ी कॉमन होते हैं। तो मेन कारण यही रहते हैं। अदरवाइज बच्चों में नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं वो यूजुअली ऐसे होती है कि छोटा कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ दिन मेडिसिन लिया और ठीक हो जाता है, पर लंबी टाइप की बीमारियां, टीबी टाइप या कैंसर टाइप, जनरली कम ही होता है। बट गैस की प्रॉब्लम आजकल बहुत हो गई है। गैस कहीं भी बॉडी के पार्ट में चला जाता है। सो एक फनी चीज भी है, थोड़ा सा एसिडिटी हो रहा है, या बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, पता नहीं मैंने क्या खा लिया है, सडनली इज लाइक कि मुझे ये दवाई सूट, मुझे ये चीज सूट नहीं कर रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, गैस मेरी हाथ में चली गई है। क्या है ये? देखिए, गैस नॉर्मली ये जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, इसको हम बेसिकली एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। होता क्या है, हमारा जो पेट है, अग्नाशय है, उसमें नॉर्मली एसिड सिक्रीट होता है। कब सिक्रीट होता है? जब आपने भोजन किया, उसको पचाने के लिए उसमें एसिड एक्स्ट्रा सिक्रीट होता है। परंतु अब जो हमारे ये जो लाइफस्टाइल है, जिसमें फास्ट फूड, खूब ऑयली हैवी फूड, उनके कारण ये एसिड ज़्यादा सिक्रीट होता है। शरीर की पाचन क्षमता से एक्सेसिव आपने ये फूड खा लिया है, तो आपको पेट में वही भारीपन हमेशा रहेगा, पेट फूला हुआ है, खाना पेट में ही रखा हुआ है। फिर क्योंकि वो आगे सही से पाचन क्रिया नहीं हो पा रही, वो कई बार बैक करता है। आपका जो होता है, कभी कभी होता है ना, गले में खट्टा पानी आ जाता है, एकदम गला एकदम चोक हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये जो इस टाइप का आप खाना खाते हैं, वो आगे पाचन नहीं हो पा रहा, और वो फिर वापस आता है, रिफ्लक्स बोलते हैं इसको। ओके। तो ये बॉडी के कहीं भी पार्ट में आता है या नॉर्मली पेट? ये पेट का ही होता है। जो यूजुअली ये लोग बोलते हैं मेरे हाथ में गैस हो गई, ये एक्चुअली एक उसका साइड सिम्टम्स कह सकते हैं, बट नॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट। ओके ओके।
फूड के अलावा भी हम देखते हैं जो बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं उनको भी गैस की प्रॉब्लम होती है कई बार। ये जो मैंने बताया तो कॉमन है कि ओके। खाने के कारण है, बट बॉडी के अपने मैकेनिज्म्स होते हैं। ये जो खाना गले में जैसे होता है, इसको रोकने के लिए बॉडी में पूरा मैकेनिज्म है। नीचे पेट के ऊपर एक वॉल्व होता है जो इसको प्रिवेंट करता है, परंतु कभी कभी ये वॉल्व में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण वो जो खाना होता है वो पूरा सही से पेट में नहीं रहता, वापस आता है। तो इस प्रकार की और दिक्कतें होती हैं जिसके कारण ये खाना वापस आना, गैस होना ये होता है। पर मेन कारण जो नॉर्मली आम तौर की बोलचाल में जैसे बोलते हैं कि मेरे गैस हो गई, वो ये खान पान के कारण है। ओके, वो नॉर्मली चीज है तो नॉर्मली जो आपकी हाँ, अपने डाइट के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं तो खान पान, आज की लाइफ का जो स्ट्रेस है, फिर रात के खाने और सोने के बीच में जो गैप नहीं होता, हमारा फूड अभी पूरा पचा नहीं है, हम सो जाते हैं, उसके कारण वो वापस करता है। मेनली इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ओके इसको हम ओके। बोलते हैं। बेबीज में भी हम बात करें, छोटे बच्चों में भी गैस के इश्यूज आ रहे हैं तो उनका क्या रीजन है? अभी अगर अच्छा वो हेल्थी डाइट ले रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स इतने अवेयर तो हैं, दो दे आर गिविंग फास्ट फूड एंड आउटसाइड फूड, बट स्टिल थोड़े तो हैं कि नहीं हमें बच्चों की डाइट को थोड़ा मेंटेन करके चलना, बट उनमें भी गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। बच्चों में हमेशा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हमेशा आपने सुना हो, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं हमेशा समझाते हैं कि दूध पिलाने के बाद बर्प हमेशा देना बर्फ चाहिए देना है जी। और बच्चे को गोदी में रखना है सीधा। उससे यही होता है जो खाना होता है हमारा वो आगे चला जाता है, उससे वो पेट में टिकने के बजाय और लेटने, वही जो अगर आप लेटते हैं तो खाना ऊपर की तरफ आता है, आप उसको सीधा रखते हैं बर्फ दिलाते हैं वो आगे चला जाता है। तो नॉर्मल थोड़ा बर्फ होता है, क्योंकि दूध के साथ बच्चा काफ़ी साथ में हवा भी अंदर खा जाता है नॉर्मली पीने में, वो हवा निकल जाती है, हमारा खाना जो है यानी दूध आगे चला जाता है, तो बच्चे ठीक रहता है। ओके कहते भी है ना कि अगर आप नाइट में आप फूड ईट कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ वॉक करना वॉक करना चाहिए सो चाहिए, दैट आपका हाँ, खाना डाइजेस्ट हो डाइजेस्ट हो जाए। जाए। तो गैस के इश्यूज जो लेमन लैंग्वेज में हम यही कहेंगे कि गैस के इश्यू इसलिए होते हैं क्योंकि आपके प्रॉपरली जो खाना लिया है वो पचा नहीं पचा है नहीं। अभी, तो पचने के लिए जरूरी होता है। डॉक्टर मैंक, एक और चीज हम बहुत ही बात करते हैं पैनक्रियास के बारे में बात करते हैं, साइंस का चैप्टर में बहुत बच्चे भी घर में, सब बच्चे भी अवेयर हैं किस तरीके से ये काम करता है और क्या वन कैन सरवाइव विदाउट दिस? देखिए, पैंक्रियाज एक हमारे बॉडी का एंडोक्राइन ऑर्गन है। ओके इसके जो फंक्शन होते हैं हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जी। एक होता है एक्सोक्राइन फंक्शन, एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब ये हमारे पाचन के लिए कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, इसका मुख्यतः अमाइलेज, जो कि जब हम खाना खाते हैं ये एंजाइम सिक्रीट होता है हमारे इंटेस्टाइन में और खाना पचाने में हेल्प करता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एंडोक्राइन, जो हमारा इंसुलिन होता है और हॉर्मोन्स होते हैं जैसे ग्लूकागॉन है, ये हमारे पैंक्रियास से निकलते हैं। ये हमारी बॉडी की शुगर्स लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना पचेगा तो बॉडी में शुगर बढ़ेगा, उसको कंट्रोल में वापस लाने के लिए हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन निकलेगा, वो इस शुगर को वापस नॉर्मल लाएगा। ओके तो ये इसका फंक्शन रहता है। तो अब इसको यही कि पैंक्रियास क्या शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, बट दूसरी बात अगर हम ये कहें क्या इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में एक तो जैसे मैंने बताया एक्सोक्राइन फंक्शन है, वो तो डेफिनेटली यही जो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो बॉडी के और भी ऑर्गन सिक्रीट करते हैं। ओके हमारे स्टमक से भी ये अमाइलेज सिक्रीट होता है, तो उन सब से ये पाचन क्रिया तो हमारा ठीक ठाक हो जाता है बिना पैन। दूसरा रह गया ये एंडोक्राइन, जो इंसुलिन सिक्रीशन है, वो सिर्फ पैंक्रियास से ही सिक्रीट होता है। परंतु आज की तारीख में हमारे बाकी, एक तो इंसुलिन काफ़ी अच्छे टाइप के अवेलेबल हैं, ऐसे में जब ये पैंक्रियास का कभी कभी अगर पूरा नष्ट हो जाता है, हमें सर्जरी करना पड़ता है, पूरा पैंक्रियास निकालना पड़ता है, उसमें कंडीशन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटल डायबिटीज़। कहने का मतलब उनका शुगर लेवल नॉर्मल तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। नॉर्मली जैसे शुगर के मरीज होते हैं, इंसुलिन लगा या ठीक ठाक चलता है, पर ये इतनी सिंपल प्रक्रिया नहीं है। बॉडी में हर मिनट पैंक्रियास जो होता है अपने आप जज करके इंसुलिन थोड़ा सिक्रीट करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वो करता है। परंतु अब ये आर्टिफिशियली हम इसको काफ़ी हद तक रेगुलेट कर पाए हैं कि हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, डिपो इंसुलिन आ गए हैं, तो इससे ये
प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकती है। यानी आर्टिफिशियली हम इसमें अटैच आउट करते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर मयंक, आगे बढ़ेंगे। विपल प्रोसीजर के बारे में हम सुनते हैं, क्या होता है? सबसे पहले ये जानना चाहूंगी। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कैंसर सर्जरी का एक प्रोसीजर है, ओके। जो कि पैंक्रियाज के कैंसर में करना पड़ता है। ओके। इसमें या तो पैंक्रियाज का या उससे सटे हुए जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जब कैंसर होता है तो ये प्रोसीजर होता है। इसमें ओके। क्या क्या करते हैं हम, एक थोड़ा सा इसमें पैंक्रियाज का छोटा सा पार्ट निकालते हैं, आसपास हमारी जो पित्त की नली होती है वो निकलता है, जो खाने का रास्ता होता है पेट का थोड़ा सा हिस्सा निकलता है, और इन सारे रास्तों को वापस जोड़ा जाता है। ओके। तो क्या होता है, किस तरीके से, जैसे आपने बताया कि एक प्रोसेस होता है, कब करते हैं ये सर्जरी, और उसके बाद हमारा जो खाने पीने का तरीका है, हमारे डाइजेशन का तरीका है, किस हद तक इफेक्ट करता है, और कितना लाइफ हमारी इससे कम होती है? देखिए, ये प्रोसीजर वही जैसे बताया मैंने, पैंक्रियाज के कैंसर में ज़रूरत पड़ती है इसकी। ओके। ठीक है। इसके बाद हमारी पाचन क्रिया पे कोई असर पड़ता है ऐसा नहीं है, क्योंकि पैंक्रियाज एक तो पूरा नहीं निकला, दूसरा हमने पैंक्रियाज को वापस से इंटेस्टाइन से जोड़ दिया है, तो हमारे एंजाइम्स वहीं आपके इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहे हैं। खाने का भी दूसरा जो बाईपास रास्ता है वो साथ में बना दिया जाता है। तो व्यक्ति ऐसे ऑपरेशन के बाद नॉर्मल पूरा जैसे पहले खाना पीना चलता था वैसे ही चलता है। लाइफ, जिंदगी पे कोई लाइफ इफेक्ट का नहीं इससे पड़ता? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके। लेकिन कहते हैं ना कि खेलना, कोई इंसान बहुत ही खेलता हो उस और भागा दौड़ी करता हो, उस स्टेज में भी क्या उसकी लाइफ में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ये एक जटिल ऑपरेशन है, बट इसका हमारी लाइफ पे असर पड़ता हो ऐसा नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं? देखिए, कुछ भी हम सर्जरी करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट सारे साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम आसानी से दवाइयों के थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं। एक दूसरा, वो इतने माइनर हैं कि ज़्यादातर पता भी नहीं लगते। ओके। लेकिन साइड इफेक्ट का होना मतलब, आप सोचिए, दवाइयां हम दे रहे हैं, ऑपरेशन हमारी बॉडी में हुआ है, एंड लाइफ के बारे में अगर हम बात करें, अगर बच्चा है, एज फैक्टर जैसे हमने आगे भी बात की, फर्क बट ऑफ कोर्स है पड़ता है, तो उस स्टेज में कहीं ना कहीं कोई ऐसा साइड इफेक्ट जिनकी वजह से उनकी बॉडी में कोई और बीमारी डेवलप होने के चांसेस हैं? इस प्रोसीजर से कोई और बीमारी होने का संभावना वो तो नहीं है। ओके। बट ये कहना बच्चों में इसका साइड इफेक्ट, बच्चों में इस ऑपरेशन की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती। बट कैंसर तो किसी को भी हो सकता है। पैंक्रियास के कैंसर यूजुअली बच्चों में नहीं होते, वो बड़ों में ही मिलते हैं। तो वो बच्चों में इसका ये ऑपरेशन मान के चलिए होता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके। ओके। डॉक्टर, आजकल हम गैस की दवाई खा रहे हैं, ठीक है ना, एसिलॉक की बात करें, पेंटासिड की बात, ऐसे बहुत सारी दवाइयां जो मार्केट में हैं, जो नॉर्मली हम खा रहे हैं, गैस हो रहा है तो खा लेते हैं, या हेवी डोजेस के साथ एक ये दवाई खा लेते हैं ताकि गैस ना हो। तो क्या ये सही होता है? देखिए, अगर मैं कहूँ सही होता है कि पहली बात तो बहुत सेफ दवाइयाँ हैं, ऐसे इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। परंतु कभी भी कोई ऐसा गैस का मरीज आता है, हाँ, हमेशा पहली प्रायोरिटी रहती है कि वो अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। 50% तो आपकी बीमारी उसी से डेफिनेटली ठीक हो जाएगी, परंतु वो ठीक कैसे करें? अब मैं ऑफिस से अगर रात को 10 बजे आता हूँ तो मैं 10 बजे ही आऊँगा, कोई आप मैं इसको कहूँ कि भैया आप जल्दी आओ, आप टाइम पे सो, बहुत हैवी फूड ना लो, वो बहुत बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंज करना वो तो बेस्ट और परमानेंट रेमेडी है ही है। व्हाट वी सजेस्ट कि मेडिसिन इज जस्ट एन ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट, और वो तो लेना पड़ेगा। तो अगर ले तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, काफी सेफ दवाइयां, सेफ दवाइयां, ठीक है। बहुत कम समय था, बट थिंग इज कि लाइफ को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया, हमारे पास टाइम नहीं है, आम पब्लिक के पास भी टाइम नहीं है, तो उस सिनेरियो में हेल्दी रहने के लिए, पेट की कोई बीमारी ना हो, स्पेशली डाइट के अलावा या डाइट के साथ हमें कौन सी लाइफस्टाइल ऑप्ट करनी चाहिए? देखिए, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी में गैस की है, मैं उसी से संबंध में बताऊंगा कि उसमें लाइफस्टाइल कैसा रखें। कोशिश करें कि डिनर एक तो हल्का रखें, डिनर खास तौर से थोड़ा सा जल्दी रखें, प्लस डिनर के और रात में सोने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप हो। डिनर के बाद तुरंत लेटे नहीं,
आधा एक घंटा कम से कम बैठे रहें, वॉक करें, कुछ और भी आपको जो भी कार्यक्रम करना है वो करें, तो आधी चीज़ें तो आपकी इसी से ही सॉल्व हो जाएंगी। और एक बच्चे को अच्छी ग्रोथ देने के लिए कौन से लाइफस्टाइल बेटर है, कौन सा फूड बेटर है नॉर्मल घर का बना हुआ खाना बच्चे इज़ के द लिए? बेस्ट फूड। ओके। इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। एक चीज़, दूसरा बच्चों में हमेशा कुछ भी एक्टिविटी करें, कोई खेल कूद करें, भागा दौड़ी करें, वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बट बच्चे जा नहीं पा रहे ड्यू टू कोविड। आजकल की स्थिति अलग है। तो उस सिनेरियो में हम क्या कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए? घर पे ही काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, घर पे ही अंदर खेलें, एक्टिविटी रहता है तो आजकल देखेंगे बच्चों में भी काफ़ी मोटापे की बीमारी भी काफ़ी कॉमन है। वो इसीलिए है, आजकल बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं और टीवी, इन चीज़ों से जितना हटेंगे आपका लाइफस्टाइल उतना अपने आप ठीक होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर मैंग फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।